हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू बिटकॉइन चौपाल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया एनालिसिस लेकर आया हूँ स्टॉक के बारे में, जो अभी बहुत ही लाइमलाइट में स्टॉक है, जिसकी बहुत चर्चाएं हो रही है हर जगह। और आज उसके उसके अगेंस्ट में एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आई है। जैसे इंडसइंड बैंक के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ समझ में आ गया होगा। इंडसइंड बैंक के बारे में मैं आपको कुछ चार्ट, जो मैंने आपके सामने एक इंडसइंड बैंक का चार्ट ओपन किया है। ये मंथली का चार्ट ओपन किया है। ये जो भी आपको कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल एक मंथ का है, एक कैंडल एक मंथ का है। इसके बारे में एनालिसिस आपको बताना चाहता हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडस बैंक क्यों गिरा आज। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जितनी भी फाइनेंस की कंपनियाँ होती हैं, जितनी भी बैंकिंग इंडस्ट्री की जो भी कंपनियाँ होती हैं, प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं या गवर्नमेंट कंपनियाँ होती हैं, जो भी कंपनियाँ होती हैं, ये इसमें पैसा लगाना फॉर अ रिटेलर इन्वेस्टर लिटिल बिट रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है, इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही हिडन बात बताना चाहता हूँ। हिडन बात ये है कि आपको ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल में कंपनी के अंदर क्या चल रहा होता है, कंपनी के अंदर कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कंपनी का बुक वैल्यू कितना स्ट्रांग है, कंपनी का मैनेजमेंट की कमेंट्री कितनी स्ट्रांग है, उसका बेसिस क्या है। इवन कंपनी जो कभी कभी कंपनी जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करती है, उसमें भी बहुत बहुत सारे मतलब चीज़ें हाइड करने की पॉसिबिलिटी होती है। अभी वही सीन, अभी क्वार्टर थ्री का जो भी रिज़ल्ट आया होगा, उसके बाद क्वार्टर फोर का रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे। बहुत सारे मैनेजमेंट ना अपने स्टॉक को पंप करने के लिए, कंपनी अपने स्टॉक को भगाने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ को वो हाइड कर लेती हैं जिनका उनके कंपनी के स्टॉक प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको एज अ रिटेलर को सारी न्यूज़ बाद में पता चलती है। रिटेलर को सारी न्यूज़ को पता चलती है बहुत ही बाद में पता चलती है, एट द एंड जब स्टॉक प्राइस बहुत ही हैवीली गिर चुका होता है, तब रिटेलर को वो न्यूज़ का एक्सेस मिलता है। उसके पहले तो रिटेलर को कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि रिटेलर का कोई किसी भी चीज़ को ट्रैक करने का ना एक लिमिट है, और रिटेलर के पास उतना टाइम भी नहीं है कि उस चीज़ को उतना इन डेप्थ ट्रैक किया जा सके। जैसे आज मार्केट इंडसइंड बैंक क्यों इतना गिर गया, पहले 10% का सर्किट मारा डाउन साइड में, उसके बाद 20% का सर्किट हो गया, अभी 26%, मोर देन 26% स्टॉक डाउन हो चुका है। अब एक दिन में स्टॉक का 26% गिरना मतलब कंपनी को कितना हैवी लॉस होना, कंपनी के स्टॉक प्राइस में कितना बड़ा करेक्शन होना। अभी आप देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में कितना बड़ा करेक्शन हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ से 1000 पे था, 1000 से 660 रुपीज़ पे आ चुका है। मतलब ऑलमोस्ट कंपनी एक महीने में 35% का निगेटिव रिटर्न दे चुका है, जिसमें से 26% आज ही गिरा हुआ है। समझ रहे हैं, 26% सिर्फ सिंगल डे में गिरा हुआ है, और पूरे एक महीने में कैंडल कितना गिरा हुआ है, 35% का डाउन साइड में कंपनी में करेक्शन आया है। मतलब ऑलमोस्ट 345 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है इंडसइंड बैंक में उसके हाई से। मतलब वो जहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था पिछले 2-3 महीने से, ये जो रेंज है ना, आप ये रेंज देखेंगे, ये इसी रेंज में 1 2 3 4 तीन महीने में ये कंसोलिडेशन का रेंज था। ये जो रेंज था ना, ये बॉक्स, ये कंसोलिडेशन का बॉक्स है, इसी रेंज में फंसा हुआ था। और जैसे ही इस रेंज से बाहर निकला, क्या किया उसने, देखिए ना, जैसे इस रेंज से बाहर निकला, एक बड़ा डिप मार दिया। और इस रेंज में क्यों कंसोलिडेट कर रहा था, क्योंकि अंदर कुछ न्यूज़ चल रही होगी जिसके बारे में हमें और आपको नहीं पता है कुछ। इसीलिए कहते हैं, आप कभी बैंकिंग सेक्टर में अपने कैपिटल का ना 5% लगाइए, 2% लगाइए, 4% लगाइए। यू शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% किसी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में, बिकॉज आपको नहीं पता होता है कि उसके अंडर क्या चल रहा होता है। अभी आपने बहुत सारी न्यूज़ देखा होगा कोऑपरेटिव बैंक का, बहुत सारे बैंक का मतलब वो बैंक्रप्सी के प्रोसेस से चली जा रही है, लोगों का पैसा बहुत सारी उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी, गलत गलत चीज़ें होती चली जा रही हैं, जिसके बारे में ना मुझे पता है ना आपको पता है। जब चीज़ें मार्केट में आती है, ओपन अप हो जाती है, तब पता चलता है यार बैंक में घोटाला हो गया। तो बेटर है कि आप अपने स्टॉक को चूज़ करते वक्त ये सारी बातें याद रखिए कि कौन सा सेक्टर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, कौन सा सेक्टर आपके लिए बहुत सही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉर द लॉन्गर टर्म। चलो अभी इस स्टॉक के बारे में एनालिसिस करते हैं कि स्टॉक आज क्यों गिरा, इसके पीछे का क्या रीज़न था।
इंडसइंड बैंक ने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को चेक करते, डेरिवेटिव पोर्टफोलियो होता है हर एक बैंक का, मतलब उसमें बैंक का इन्वेस्टमेंट होता है। तो इंडसइंड बैंक ने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को जब वो चेक करा था अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को, तो उसके सामने कुछ प्रॉब्लम आई, उसने कुछ प्रॉब्लम को नोटिस किया। तो जैसे ही उसने उस प्रॉब्लम को नोटिस किया, उसको ये फील हुआ कि इस प्रॉब्लम की वजह से 1530 करोड़ का नुकसान हो सकता है बैंक को। कितना? 1530 करोड़ का नुकसान बैंक को बेयर करना पड़ सकता है, जो कि उसके नेटवर्थ, जो इंडसइंड बैंक का नेटवर्थ है, उसके नेटवर्थ का 2.35% तक कम कर सकता है। मान लो इंडसइंड बैंक का नेटवर्थ अगर 100 रुपये है, तो वो 100 रुपये को 2.35% से कम कर देगा, मतलब 97.65% का उसका एक होल्डिंग बन जाएगा। 2.35% अगर कंपनी का नेटवर्थ कम हो रहा है, इसका मतलब कंपनी के नेटवर्थ में 1530 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो जिसकी वजह से ये सब जो इंडसइंड बैंक को ये डेरिवेटिव पोर्टफोलियो चेक करने के लिए कहा गया था, ये आरबीआई के द्वारा कहा गया था। आरबीआई ने एक गाइडलाइन इशू किया था सितंबर 2023 में, और सितंबर 2023 के गाइडलाइन के बेस पर इंडसइंड बैंक को अपना पोर्टफोलियो चेक करना पड़ा, जिसमें बैंक को बोला गया था कि वो अपने अदर एसेट और अदर लायबिलिटीज़ के अकाउंट्स को चेक करे। और चेकिंग के टाइम पे इंडसइंड बैंक के अकाउंट में कुछ ऐसी गलतियां या मिसमैच मिले हैं जिसका इम्पैक्ट बैंक के फाइनेंशियल रिपोर्ट पर बहुत तगड़ा पड़ने वाला है। और इसकी वजह से जो भी इन्वेस्टर होंगे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और स्टॉक प्राइस को हैवीली ये इफेक्ट कर सकता है। और आज आपको उसका एक रीज़न दिखा, स्टॉक 27% स्टॉक नीचे चला गया। तो अभी ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, अभी मैं आपको स्टॉक के बारे में बताता हूँ। आपको मैंने जानकारी दे दिया कि इंडसइंड बैंक क्यों गिरा। स्टॉक के लिए एक ये जो जगह है ना स्टॉक के लिए, ये एक ऐसी जगह है, ये प्राइस को रुकना चाहिए। प्राइस को कहाँ रुकना चाहिए? प्राइस को यहाँ पे रुकना चाहिए। ये पर्टिकुलर लेवल है ना, ये इसके लिए एक लास्ट रिजॉर्ट होगा। 485 रुपीज़ तक प्राइस आ सकता है नीचे की तरफ कहाँ तक आ सकता है? 485 की तरफ। और अदरवाइज़ ये यहाँ की लिक्विडिटी, ये इस प्राइस के जहाँ पे बॉडी इसकी क्लोज हुई है, मतलब 585 तक, ये यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये प्राइस अभी और गिर सकता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने इसको निगेटिव, मतलब इसकी रेटिंग को घटा दिया है, इसकी रेटिंग को रिड्यूस कर दिया है। तो इससे क्या होगा, रेटिंग देख कर बड़े बड़े इन्वेस्टर ना कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिस कंपनी का रेटिंग जितना अच्छा होगा, मतलब उसका फाइनेंशियल बुक वैल्यू उसका उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। जिस कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं रहता है, उसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनको रिटर्न ही नहीं, कंपनी रिटर्न ही नहीं दे पाएगी। अब जहाँ पे इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिलेगा, वहाँ पे इन्वेस्टर अपना पैसा ही क्यों डालेगा? इसकी वजह से लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल इंडसइंड बैंक फिर से गिर सकता है। आपने देखा होगा, अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। अभी निफ्टी में देखिए, निफ्टी नीचे गिरा था, जो मैंने आपको ये लेवल बताया था, ये निफ्टी नीचे गिरा। और निफ्टी नीचे गिरने के बाद कहाँ तक निफ्टी नीचे गिरा? निफ्टी 22,315 रुपये पे आने के बाद निफ्टी वहाँ से रिकवर कर गया। और 22,315 से निफ्टी अभी चल रहा है 22,446 रुपये। तो निफ्टी ये क्या कर रहा है, निफ्टी एक रेड कैंडल, मतलब ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। बट मैं उसके बाद भी आपको बोलूँगा, निफ्टी डाउन जाकर नीचे जाकर ऊपर रिकवर हो गया, लेकिन उसके बाद भी इंडसइंड बैंक रिकवर नहीं हो पाया। मतलब न्यूज़ कितनी हाईली निगेटिव न्यूज़ है। तो आप इस चीज़ को समझिए। हाँ, फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये निफ्टी भले रिकवर हो जाए, बट आप इसमें बाइंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है कि ये आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बना के यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया जा सकता है रिटेलर को ट्रैप करने के लिए। और ये पॉसिबल हो कि ये नेक्स्ट डे फिर नीचे आ भी सकता है, या उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे नीचे आ सकता है, क्योंकि ये निगेटिव है।
निफ्टी पॉजिटिव कब होगा? जब निफ्टी हायर हाई बनाने लगेगा, जब निफ्टी ऐसा 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 ऐसा, मतलब 1 हाई, 2 हाई, 3 हाई, 4 हाई, 5 हाई, मतलब इस पर्टिकुलर लेवल के लो को इसने ब्रेक नहीं किया और इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग कर दिया। और नेक्स्ट डे जब ये कैंडल बना, ये कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं किया और इसके हाई को ब्रेक करके यहाँ क्लोजिंग कर दिया। और नेक्स्ट डे जब ये कैंडल बना, इसके लो को ब्रेक नहीं किया, इसके हाई को ब्रेक करके यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग कर दिया। और नेक्स्ट डे जब ये हाई बना तो इसके लो को ब्रेक नहीं किया इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर। जब निफ्टी में ऐसा सिनेरियो बन जाए तब उसके बाद ही निफ्टी पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज निफ्टी पॉजिटिव नहीं है। जब तक हायर हाई ना बने तब तक निफ्टी को आप ये मान नहीं सकते कि निफ्टी बॉटम आउट हो चुका है। चलो हम लोग आ जाते हैं फिर से इंडसइंड बैंक पर, इसको कंप्लीट करते हैं गाइस। अभी आपके लिए मेरे पास यही एक रीज़न है। देखो इतने बड़े कंसोलिडेशन के पास, ये डेली इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये ऐसा गैप डाउन हो गया निफ्टी में। और सेम देखिए ये कंसोलिडेशन का पीरियड यहाँ पे भी चालू था, सेम अगर आप देखेंगे ये कंसोलिडेशन का पीरियड यहाँ पे भी चालू था। कंसोलिडेशन का पीरियड ये ख़त्म होने के बाद कैसा गैप डाउन किया, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का पीरियड चालू हुआ और फिर इसको ख़त्म होने के बाद कैसा गैप डाउन हो गया। तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ना थोड़ा देख कर ट्रेडिंग करिए, थोड़ा इस चार्ट को समझिए और चार्ट क्यों इतना कंसोलिडेशन के फेज़ में है। अभी देखिए लोग कहेंगे यार ये कैसा गिर गया, इसका नेगेटिव ट्रेंड दोस्तों यहीं से चालू हो गया था। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इतना लंबा वीडियो नहीं करना चाहूँगा। ये देखिए 1574, उसके बाद ये देखिए 1550, उसके बाद न्यू हाई देखिए 1498। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जब ये ऊपर गया एक हाई बनाया, नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे एक लो बनाया, फ्रेश लो बनाया, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट होगा, फिर ऊपर गया। क्या इसने इसको ब्रेक किया? नहीं ब्रेक किया। यहाँ पे साइन मिल गया कि ये हायर हाई नहीं बना रहा है, फिर ये लोअर हाई बना रहा है। क्या बना रहा है? लोअर हाई। फिर से ये ट्रैप किया, इस लेवल को इसने तोड़ दिया, जो यहाँ पे लो बनाया था इसको तोड़ दिया, एक नया नीचे ये फ्रेश लो बन गया। अब जब ये फ्रेश लो बन गया, फिर से ये ऊपर गया। क्या इसने इस पर्टिकुलर ये इसके प्रीवियस वाले हाई को तोड़ा? नहीं तोड़ा, मतलब ये लोअर हाई फिर बन गया, फिर नीचे आया। जब नीचे आया फिर से इसने इसको तोड़ दिया ना दोस्त, फिर से इसने इसको तोड़ दिया, तो एक नीचे से फिर से एक लोअर लो बन गया। अभी पैटर्न कैसा बन रहा था? पैटर्न ऐसे ही बन रहा था ना, ऐसे। अभी इसने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन बना दिया, इसके नीचे बैक क्या दे दिया, एक बड़ा सा क्या दे दिया, गैप डाउन दे दिया। जब गैप डाउन दे दिया ना दोस्त, तो ये मार्केट नहीं पूरा नीचे की तरफ चला गया। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, इस तरह से देखो, जब ये हायर हाई बन ही नहीं रहा तो आपको इसमें खरीदारी करनी ही नहीं चाहिए। इसकी वजह से ये यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेस हुआ, यहाँ पे रिटेलर को ट्रैप किया, काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन फेस था, 3 महीने का कंसोलिडेशन फेस था। उसके बाद जब इसके इस तरह इस पर्टिकुलर लो को इसने ब्रेक किया, तो आप देखिए कितना बड़ा कैंडल बना नीचे। सब चीज़ें चार्ट पे दिख जाती हैं। आपके पास चार्ट देखने की स्किल होनी चाहिए। कहते हैं चार्ट स्पीक्स एवरीथिंग्स, बट यू शुड नो हाउ टू रीड इट। व्हेन यू नो हाउ टू रीड द चार्ट ना, यू अंडरस्टैंड एवरी न्यूज़, यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी न्यूज़ बिफोर न्यूज़ गेट इनटू द मार्केट। मार्केट में आने से पहले आपके ये पता चल जाएगा कि मार्केट में एक्चुअली में होने वाला क्या था। दोस्तों इशारा हमको यहीं पे मिल गया था, इस पर्टिकुलर लेवल पे मिल गया था। और जब ये ऐसा फेस किया, अब जब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इसने इसको तोड़ा नहीं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इसने इसको, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे भी इसने इसको तोड़ा नहीं। ये देखिए, क्या इसने इसको तोड़ा? नहीं तोड़ा। अगर इसको तोड़कर ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं मानता ये ऊपर जाएगा, लेकिन इसने इस पर्टिकुलर हाई को भी नहीं तोड़ा। जब इसने इस पर्टिकुलर हाई को भी नहीं तोड़ा, इस पर्टिकुलर हाई को नहीं तोड़ा, तो आप इसमें अप साइड में जा ही क्यों रहे हो? ये निगेटिव हो गया, देखो यहीं से निगेटिव हो गया। जैसे इस तरह से यहाँ पे लोअर लो बन रहा था, यहाँ से लोअर लो बन रहा था और ये नीचे का लो टूटते चला जा रहा था, समझ रहे? तो ये नीचे आ गया सीधा। इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे जा सकता है। दोस्तों जो भी मैंने आपको एनालिसिस बताया है, आई बेट मार्केट में ऐसा एनालिसिस आपको कोई नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा पता है? अगर ऐसा एनालिसिस बता देगा तो बाद में आपको उसके पेड कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आदमी आपको अपने पेड कोर्सेज में बताएगा। आपसे हैवी चार्जेस का 10,000 20,000, कोई तो 50,000 भी ले रहा है। मतलब कोई सीमा नहीं, जिसके जैसे फॉलोवर है, जिसकी जितनी कम्युनिटी बड़ी है,
ठीक है, तो उसके हिसाब से लोग पैसा चार्ज करते हैं। लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सारे सीक्रेट्स होते हैं, ये आदमी को तब पता चलते हैं जब वो मार्केट को काफ़ी सालों से देखता रहता है, और देखकर जो उसको अनुभव बनता है ना, वो अपने अनुभव के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। तो आई बेट कि आपको ये चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी। आप देख लीजिए यूट्यूब पर, आपको इतनी इतनी अच्छाई से, इतनी सफाई से कोई नहीं समझाएगा। देख रहे हैं ये देख रहे हैं, ये ख़त्म हो गया, ये सीधा कुछ ही कैंडलों ने इसको ख़त्म कर दिया। देख रहे हैं, कुछ ही कैंडलों ने इसको ख़त्म कर दिया। पूरा निगेटिव है दोस्त, थोड़ा बच के रहिए, इंडसइंड बैंक को अवॉइड करिए फ़िलहाल। ये इसके लिए ये लास्ट रिजॉर्ट है, उसके बाद तो इसको कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, मैं अपना मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आप ज़रूर देखिएगा और शेयर करिएगा अपने स्टूडेंट के साथ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड हिट द बेल आइकन, और प्लीज़ शेयर करिए। मैं रिस्पांस आप लोगों का बहुत कम देख रहा हूँ। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सपोर्ट मी, क्योंकि ऐसा जो भी एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, इट रियली रिक्वायर, you know, it's really require hard work to do such kind of analysis, to understand market, to understand graph। बहुत मेहनत वाला काम होता है दोस्तों। प्लीज़ टू लाइक, एंड मैं आपको हर एक चीज़ें सिखाकर ही ट्रेन करूँगा। आपको कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको हर एक चीज़ें फ्री में सिखाऊंगा। आप मेरा वीडियो देखते जाइए, आपको मार्केट देखने का नज़रिया बदल जाएगा। यू विल बी प्रो एक ऐसा समय आएगा कि आपका माइंडसेट ही बदल जाएगा चीज़ों को देखने का, समझने का। बस आप इतना ही समझ जाओगे तो आप आराम से मार्केट में अपने खुद के नॉलेज के बेस पर आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और वीडियो को अभी तुरंत देखिए, और प्लीज़ शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक इसे पहुँचाइए। थैंक यू सो मच, बाय।